Yes. Hello, boys and girls. In this class, we are going to discuss lesson 10 of corporate restructuring insolvency paper of CS professional exams. Lesson 10 क्या है? Regulatory approvals required. Regulatory approvals required for the scheme of merger, amalgamation, etc. तो जब भी merger amalgamation होता है, तो ऐसे ही तो नहीं हो सकता, बहुत सारे regulatory approvals are required. तो ये चैप्टर में अपने यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या-क्या रेगुलेटरी अप्रूवल्स अपने को चाहिए रहता है फॉर मर्जर अमलगमेशन। हालांकि बिट्स एंड पीसेस में ये चैप्टर ऑलरेडी हम लोग कहीं ना कहीं बिट्स एंड पीसेस में पढ़ रखे हैं, अभी अपने उसको इकट्ठा कर रहे हैं। तो हो सकता है जो मेरा बोला हुआ रहे आपका सुना हुआ रहे, बट कोई दिक्कत नहीं है, रिविजन के रूप में पढ़ लो, इकट्ठा कर रहे हैं अपने इसको। आइए, सो व्हाट आर द रेगुलेटरी अप्रूवल्स रिक्वायर्ड? रेगुलेटरी अप्रूवल मर्जर अमलगमेशन का जो स्कीम होता है, किस किस से लेना पड़ता है? 5 अथॉरिटीज से। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई, अगर वो कॉम्बिनेशन है तो कॉम्बिनेशन क्या है, सीसीआई उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करेगा? सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002 में अपने पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, पढ़ा हुआ तो फिर से पढ़ेंगे। तो सीसीआई का अप्रूवल, जैसे फ्यूचर ग्रुप का और अपना रिलायंस के जो कंपनीज हैं डील हुआ, उसमें सीसीआई का अप्रूवल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। दूसरा आ जाता है अपना इनकम टैक्स का अप्रूवल। इनकम टैक्स अथॉरिटीज में भी यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट का अप्रूवल जो है वो लेना पड़ता है। आईटी एक्ट में भी यहाँ पर अप्रूवल चाहिए। सेबी, अगर लिस्टेड कंपनी है तब सेबी का एलओडीआर, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015 अट्रैक्ट होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी अप्रूवल यहाँ पर अट्रैक्ट हो सकता है। एंड कंपनीज एक्ट तो अट्रैक्ट होना ही होना है रे बाबा, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन पूरा चैप्टर जो है, तो उसमें आरओसी आरडी अलग अलग जिनसे अपने को अप्रूवल लेना पड़ता है। तो रेगुलेटरी अप्रूवल अंडर द स्कीम ऑफ मर्जर अमलगमेशन डीमर्जर 5, सीसीआई, income tax authorities, SEBI, RBI, and Companies Act, ROC, RD, etc. सबसे पहले ये देखिए, आइए दोस्तों, इसमें आएंगे, पहले यहां पर आइए। हाँ, तो रेगुलेटरी अप्रूवल्स इन मर्जर अमलगमेशन, बताइए भाई, रेगुलेटरी अप्रूवल्स इन मर्जर अमलगमेशन मैंने क्या क्या बताया कि भाई सीसीआई से लेना पड़ सकता है ना? बिल्कुल सर, सीसीआई से लेना पड़ सकता है अंडर कंपटीशन एक्ट 2002, बिकॉज कॉम्बिनेशन हो सकता है मर्जर अंडर सेक्शन 5। तो अगर ये मर्जर इज क्वालिफाइंग इटसेल्फ टू बी अ कॉम्बिनेशन अंडर सेक्शन 5, क्या है कॉम्बिनेशन अंडर सेक्शन 5, कैसे उसका रेगुलेशन होता है कॉम्बिनेशन का अंडर सेक्शन 6, वो भी हम आपको डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। इनकम टैक्स एक्ट में अप्रूवल दरकार होता है, सेबी स्टॉक एक्सचेंजेस लोग से अप्रूवल दरकार होता है, और कौन? आरबीआई, और कौन? कंपनीज एक्ट। तो सीसीआई, आईटीए, सेबी, आरबीआई, कंपनीज एक्ट। ठीक है, ये वही सेम डायग्राम जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहले अपने आते हैं सीसीआई का अप्रूवल में। देखिए, रेगुलेटरी अप्रूवल फ्रॉम सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, अंडर कंपटीशन एक्ट 2002। देखो बेटा, अगर ये मर्जर छोटा मोटा मर्जर है तब तो सीसीआई इसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा, कोई अप्रूवल का भी दरकार नहीं, आपको सीसीआई को बताना भी नहीं। बट इफ द मर्जर इज क्वालिफाइंग इटसेल्फ एज अ कॉम्बिनेशन, not all mergers require CCI approval, mind it, because not all mergers are qualifying themselves as combination. Not all mergers are combination. So not all mergers require approval of CCI. Only those mergers which qualify themselves as combination require approval of CCI. जो mergers कॉम्बिनेशन माने जाएंगे वही, उसी में आपको सीसीआई को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हम लोग ये प्रपोज मर्जर कर सकते हैं कि नहीं। समझ में आ गया सर? सारा मर्जर जो है वो कॉम्बिनेशन नहीं होता, और केवल वही मर्जर जो कॉम्बिनेशन होता है उसी के लिए हम लोग को सीसीआई को बताना पड़ता है और अप्रूवल लेना पड़ता है। करेक्ट। तो सर कौन सा मर्जर कॉम्बिनेशन है? ये सेक्शन 5 में लिखा हुआ है कि कौन सा मर्जर जो है वो कॉम्बिनेशन क्वालिफाई होगा। थ्रेशोल्ड है, वो थ्रेशोल्ड जब क्रॉस कर जाएंगे तब वो मर्जर कॉम्बिनेशन कहलाएगा। समझ जाओ ना यार।
जब बड़े बड़े कंपनीज का मर्जर होता है तो हो सकता है कि अगर दो जाइजेंटिक कंपनीज का मर्जर हो जाए तो मोनोपोली वाला सिचुएशन आ जाए, तो ये कौन बोलेगा? और अगर मोनोपोली अगर सिचुएशन आ गया तो अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन इन द रेलिवेंट मार्केट इन इंडिया हो सकता है। सो इफ अ कॉम्बिनेशन causes or likely to cause, बहुत टेक्निकल वर्ड्स है, ध्यान से सुनो। इफ कॉम्बिनेशन causes or is likely to cause appreciable adverse effect, appreciable यानी to a large extent, adverse मतलब बहुत खराब, appreciable to a large extent, adverse बहुत खराब, तो to a large extent अगर बहुत खराब इफेक्ट होने वाला है किसके ऊपर? ऑन कंपटीशन विद इन द रेलिवेंट मार्केट इन इंडिया, तो ऐसा कॉम्बिनेशन को वॉइड कर दिया जाएगा। कौन करेगा? सीसीआई। दो अगर बहुत बड़ा कंपनी लोग मिल जाए तो जो रिमेनिंग ट्रेडर्स है, रिमेनिंग मैन्युफैक्चरर है, रिमेनिंग प्लेयर्स है, रिमेनिंग कंपटीटर्स है, दे कैन बी डिप्राइव्ड आउट ऑफ द मार्केट व्हिच इज नेवर गुड फॉर द कंज्यूमर्स इंटरेस्ट। तो सीसीआई ऐसा होने नहीं देगा। तो अगर सीसीआई को लग रहा है कि ये कॉम्बिनेशन या तो कॉज कर रहा है या लाइकली टू कॉज अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट on the competition within the relevant market in India, then such combination will be null and void. Who will declare it to be void? CCI. Who will decide whether the combination is causing or likely to cause appreciable adverse effect within the on the competition within the relevant market in India? CCI will decide that. समझ में आ गया सर? तो सर सीसीआई को कैसे पता चलेगा? जब पार्टी लोग वो थ्रेशोल्ड्स जो अभी हम बताने वाले हैं वो क्रॉस करेगा, उन लोग का मर्जर अगर वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने वाला है, मर्जर अगर थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने वाला है तो पार्टीज को ही सीसीआई को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि देखो भाई हम लोग का मर्जर ये सब थ्रेशोल्ड जो आप बना रखे हैं उसको क्रॉस कर रहा है, और क्योंकि हम लोग का मर्जर ये सब थ्रेशोल्ड्स को क्रॉस कर रहा है, फिगर्स को क्रॉस कर रहा है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन है। अब क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है सीसीआई, हम लोग का फर्ज है, हम लोग आपको बता दे रहे हैं कि ये कॉम्बिनेशन है। अब सीसीआई आप जांच कर लो, जांच करके अगर आपको लगता है कि अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन विद इन द रेलेवेंट मार्केट इन इंडिया होना है तो आप बता दो, फिर हम लोग ये प्रपोज मर्जर को कैंसिल करेंगे, और अगर आपका क्लीन चिट है तो हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो सर हम लोग क्यों बताएंगे? हो रिस्क है, ये तो रिस्क है कि सीसीआई कैंसिल कर देगा। अरे नहीं बताओगे कभी ना कभी तो पकड़े जाओगे, तब डील होने के बाद कैंसिल होगा, और जो कॉन्ट्रावेंशन है वो अलग। समझ में आ गया सर? तो सर सारा मर्जर सीसीआई को नहीं बताना है? नहीं, केवल जो मर्जर कॉम्बिनेशन है वही सीसीआई को बताना है। ठीक है सर। तो क्या सर सारा कॉम्बिनेशन वॉइड है? नहीं, जो कॉम्बिनेशन, पहला बात सारा मर्जर कॉम्बिनेशन नहीं है, जो थ्रेशोल्ड क्रॉस करेगा वही कॉम्बिनेशन है। अच्छा, अब सारा कॉम्बिनेशन वॉइड नहीं होता, केवल जो कॉम्बिनेशन cause or likely to cause appreciable adverse effect on the competition within relevant market in India, that CCI will investigate, then CCI will declare it as void. Okay, we got it, sir. सर कौन सा थ्रेशोल्ड है जब क्रॉस होने पर कॉम्बिनेशन माना जाएगा? ये है वो थ्रेशोल्ड। दो क्राइटेरिया है, या तो एसेट्स या फिर टर्नओवर। दिस इज द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड्स ऑफ कॉम्बिनेशन, ये रहा, बस यही है। दिखा? पार्टीज, उनका एसेट्स और उनका टर्नओवर, और मतलब either of the conditions getting satisfied, then it's a combination. अब सुनो कौन सा मर्जर कॉम्बिनेशन कराएगा। पहले हम लोग बात कर रहे हैं देसी देसी, देसी देसी। अरे मर्जर तो दो कंपनीज के बीच में होगा, तो दोनों पार्टीज जो है वो इंडियन एंटरप्राइजेस है, इंडियन एंटरप्राइज प्लस इंडियन एंटरप्राइज। क्लियर है सर? देसी देसी। अब देखो, मान लो से फॉर एग्जांपल आई एम एन इंडियन एंटरप्राइज और आप भी एक इंडियन एंटरप्राइज हो,
दो इंडियन एंटरप्राइज है और दोनों इंडिविजुअल कंपनीज है, कोई ग्रुप ग्रुप कुछ नहीं। तो ग्रुप कंपनीज क्या होता है, जैसे रिलायंस ग्रुप हो गया, फ्यूचर ग्रुप हो गया, वैसा नहीं। इन लोग अकेले अकेले कंपनीज है, एक इंडियन कंपनी दूसरा इंडियन कंपनी के साथ मर्ज कर रहा है अकेले अकेले, ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दे डोंट बिलोंग टू एनी ग्रुप। वी गॉट इट। तो इंडियन एंटरप्राइज प्लस इंडियन एंटरप्राइज, अगर इन लोग का एसेट्स मिला करके 2000 करोड़ या उससे ज्यादा हो जा रहा है तो कॉम्बिनेशन। ये देखो, देसी देसी कंबाइंड इंडिविजुअल अमाउंट, ये समझ में आ रहा है ना, कंबाइंड इंडिविजुअल अमाउंट, बॉयज एंड गर्ल्स, कंबाइंड इंडिविजुअल अमाउंट मतलब, कंबाइंड इंडिविजुअल अमाउंट मतलब, अरे मैं एक कंपनी, तुम एक कंपनी, हम लोग दोनों कंपनीज का मिला करके कंबाइंड एसेट 2000 करोड़ या उससे ज्यादा, या फिर टर्नओवर, मेरा टर्नओवर तुम्हारा टर्नओवर मिला करके 6000 करोड़ या उससे ज्यादा। तो अगर हम लोग मर्ज करेंगे तो कॉम्बिनेशन कहलाएगा, और कॉम्बिनेशन कहलाएगा तो हम लोग को सीसीआई को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर हम लोग ग्रुप का बात करें, माई कंपनी बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, योर कंपनी बिलोंग्स टू फ्यूचर ग्रुप। ग्रुप्स का अगर हम लोग बात करें तो ग्रुप का भी एसेट देखा जाएगा, ग्रुप का कंबाइंड एसेट 8000 करोड़ या फिर ग्रुप का कंबाइंड टर्नओवर 24000 करोड़, दोनों में से एक भी अट्रैक्ट हो गया तो एक कॉम्बिनेशन है, सीसीआई को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ये फिगर ज्यादा टफ नहीं है, खाली 2000 करोड़ याद रखना है। अच्छा, पहले 1000 करोड़ था, फिर अमेंड होकर के 1500 करोड़ हुआ, फिर 2000 करोड़, लेटेस्ट क्या है 2000 करोड़, 1000 1500 भाड़ में गया, 2000 करोड़ याद रखो, 2000 करोड़ खाली याद रखो। फिर जब बगल में आओगे इंटू 3 करो, नीचे आओगे इंटू 4 करो, इंटू 3 इंटू 4, ये देखो 2000 इंटू 3 करो, इंटू 3 करो 6000, नीचे आओ इंटू 4 करो, 2000 इंटू 4 8000, फिर बगल में जाना है 8000 के बगल में जाना है इंटू 3, बगल में जाने के लिए इंटू 3, 8000 इंटू 3 24000, 6000 से नीचे आना है, नीचे आने के लिए इंटू 4 24, तुमको मेरे प्यारे प्यारे बच्चों खाली 2000 करोड़ याद रखो, बगल में आने के लिए इंटू 3, नीचे आने के लिए इंटू 4, 2000 इंटू 3 6000 करोड़, नीचे आ जा भाई 4 इंटू कर दे, बता 8000 करोड़, फिर इंटू 3 24000 करोड़। ओके तो देसी प्लस देसी के अंदर इंडिविजुअल कंपनीज अगर है, इंडिविजुअल कंपनीज का कंबाइंड एसेट 2000 करोड़, टर्नओवर 8000 करोड़, या तो टर्नओवर 8000, और अगर ग्रुप है तो ग्रुप का कंबाइंड एसेट्स मिनिमम, अरे यहाँ पर था ना 6000 करोड़, हाँ टर्नओवर मिनिमम, यहाँ पर नीचे आओ 8000 करोड़ और टर्नओवर 24000 करोड़ कर लेंगे, टेंशन नहीं। तो 2000, 6000, 8000, 24000, ओके डन। अब आ रहे हैं देसी विदेशी, एक देसी और एक विदेशी, यानी इंडियन एंटरप्राइज प्लस फॉरेन एंटरप्राइज। देखो भाई, इंडियन एंटरप्राइज प्लस फॉरेन एंटरप्राइज में क्या होगा, इंडियन एंटरप्राइज प्लस फॉरेन एंटरप्राइज वी आर टॉकिंग अबाउट, ये भी वैसे यहाँ, अब देसी और एक विदेशी, इन लोग का भी अगर इंडिविजुअल कंपनीज का कंबाइंड अमाउंट है, इफ वी टॉक अबाउट कंबाइंड इंडिविजुअल अमाउंट $1 बिलियन, कंबाइंड इंडिविजुअल अमाउंट का एसेट्स क्या रहेगा $1 बिलियन, फिर यहाँ इंटू 3 नीचे इंटू 4, $1 बिलियन, टर्नओवर बताओ इंटू 3 करके $3 बिलियन, नीचे आ जाओ ग्रुप कंपनीज का कंबाइंड एसेट्स बताओ $4 बिलियन, और बगल में जाओ कंबाइंड टर्नओवर बताओ $12 बिलियन, तो $1 बिलियन इंटू 3 कर भाई 3, नीचे आ इंटू 4 कर 4, बगल में इंटू 3 12, क्लियर है सर। अच्छा, उसमें मिनिमम इंडियन कंपोनेंट, ये तो देसी और विदेशी है ना, तो देसी वाला एकदम भाई फकीर फुक्कट टाइप का नहीं हो, उसमें मान लो 1 बिलियन हो गया, लेकिन उसमें मिनिमम इंडियन कंपोनेंट जो है ना वो 1000 करोड़, और टर्नओवर में मिनिमम इंडियन कंपोनेंट 3000 करोड़, नीचे आओ नहीं 1000 3000 करोड़ ही है, ये ध्यान में रखना। मिनिमम इंडियन कंपोनेंट चाहे इंडिविजुअल वाला हो चाहे ग्रुप वाला, देखो 1000 करोड़ है और टर्नओवर 3000 करोड़ है, तो दिमाग में बैठ गया सर सारा लिमिट, टेंशन मत लीजिए। ये अगर आपको कॉपी करना है कॉपी कर लीजिए, स्नैप लेना है स्नैप ले लीजिए, नैप लेना है नैप ले लीजिए, जो करना है करिए। भाई क्या क्या था भाई, पार्टीज
एसेट्स या फिर टर्नओवर देखा जाए। ठीक है, टेक अ स्नैप। डन, स्क्रीनशॉट ले लिया, फोटो वोटो खींच लिया, चलो बढ़ते हैं। तो खाली 2000 करोड़ याद रखो ना सर। क्या चीज का 2000 करोड़ है? अरे पार्टीज एसेट और टर्नओवर। पार्टीज में इंडियन एंटरप्राइज प्लस इंडियन एंटरप्राइज कंबाइंड इंडिविजुअल अमाउंट, कंबाइंड इंडिविजुअल एसेट, कंबाइंड इंडिविजुअल टर्नओवर। ओके, कंबाइंड इंडिविजुअल क्या हो गया तुम्हारा अमाउंट, और कंबाइंड ग्रुप अमाउंट। आराम से पार्टीज एसेट और टर्नओवर तो है ना। अब इंडियन एंटरप्राइज प्लस इंडियन एंटरप्राइज में इंडिविजुअल अमाउंट, ग्रुप अमाउंट। ठीक है, फिर इंडियन एंटरप्राइज प्लस फॉरेन एंटरप्राइज में वही कंबाइंड इंडिविजुअल अमाउंट, कंबाइंड ग्रुप अमाउंट। अब लिमिट्स बता दो। 2000 करोड़ इंटू 3 6000 करोड़, फिर ग्रुप वाला एसेट 8000 करोड़ 24,000 करोड़, फिर $1 बिलियन 3 बिलियन 4 बिलियन 12 बिलियन। मिनिमम यूनिट कंपोनेंट 1000 करोड़ 3000 करोड़, नीचे भी वही। वी गॉट इट सर। तो अगर ये थ्रेशोल्ड हम लोग का रीच हो रहा है तो हम लोग का मर्जर कॉम्बिनेशन है। और ये पार्टीज लोग को खुद ही इंफॉर्म करना पड़ेगा सीसीआई को, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को। विद इन 30 डेज हम लोग को सीसीआई को ये बात इंफॉर्म करना पड़ेगा, विद इन 30 डेज। जब हम लोग का बोर्ड मीटिंग तो हुआ होगा ना, तो जब हम लोग का बोर्ड में ये प्रपोजल अप्रूव हो गया है कि हम लोग ऐसा प्रपोज कर रहे हैं मर्जर, मर्जर हुआ नहीं अभी, इट्स जस्ट अ प्रपोज मर्जर that the board has sanctioned to, within 30 days inform CCI, within 30 days company will inform CCI in form number 1 और 2। ठीक है, फॉर्म नंबर 1 या फिर फॉर्म नंबर 2 दोनों में ऑप्शन रहता है, या फॉर्म नंबर 1 जमा कर दो या फॉर्म नंबर 2 जमा कर दो। किसको? सीसीआई को, विद इन 30 डेज। अब सीसीआई क्या करेगा? पूरा प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉम्बिनेशन है, सीसीआई भी इन्वेस्टिगेट करेगा भाई। देखते चलो, साथ साथ लिख रहे हो तो इससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकता, नहीं लिख रहे हो सुन लो, अलसियो फिर स्नैप ले लेना, मैं टाइम दे दूंगा। प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, पार्टीज हैव इन्फॉर्म्ड किसको? सीसीआई। पार्टीज हैव इन्फॉर्म्ड सीसीआई ना, विद इन कितना दिन बोले थे? 30 डेज ऑफ द प्रपोज्ड मर्जर अमलगमेशन, जो बोर्ड मीटिंग में हुआ। कौन सा फॉर्म में इन्फॉर्म करोगे? आधा फॉर्म नंबर 1 और फॉर्म नंबर 2। ओके, अब क्या होगा? सीसीआई को अगर प्राइमा फेसी लग रहा है, मतलब ऊपरा ऊपरी, विदाउट गोइंग इनटू इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन, प्राइमा फेसी अगर लग रहा है दैट proposed combination cause or likely to cause, क्या बताओ? appreciable adverse effect on competition within relevant market in India. That relevant market can be relevant geographical or relevant product market. On competition within relevant market in India. अब क्या करेगा फिर अगर सीसीआई को प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट कॉज करेगा, सीसीआई को ऐसा ऊपर ऊपर से लग रहा है, प्राइमा फेसी लग रहा है, सीसीआई will issue शो कॉज नोटिस टू पार्टीज, कि भाई तुम लोग बताओ पार्टीज, तुम लोग के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो इस प्रपोज कॉम्बिनेशन का।
तो CCI will issue show cause notice to parties and also ask CCI का जितना भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह का काम रहता है ना, डायरेक्टर जनरल करते हैं, DG will also ask डायरेक्टर जनरल to submit its report. कि डायरेक्टर जनरल साहब आपको क्या लगता है? After receiving their replies, डायरेक्टर जनरल का भी रिपोर्ट आ गया, पार्टीज का भी जवाब आ गया. CCI को अभी भी लग रहा है नहीं भाई एप्रीशिएबल एडवर्स इफेक्ट होने वाला. आफ्टर रिसीविंग द रिप्लाई, CCI इज स्टिल ऑफ सेम ओपिनियन कि भाई मेरे को तो लग रहा है एप्रीशिएबल एडवर्स इफेक्ट होने वाला है. तब क्या हो? बहुत ध्यान से. जब दोनों का रिप्लाई आ गया ना CCI के पास, किन दोनों का रिप्लाई? डायरेक्टर जनरल का भी रिपोर्ट, पार्टीज का भी रिप्लाई, दोनों का आ गया रिप्लाई. अब वहां से 7 डेज के अंदर CCI के पास पावर है कि भाई डायरेक्टर जनरल का रिपोर्ट आ गया, पार्टीज का रिप्लाई आ गया. अब हम 7 दिन, हम CCI हैं, अब हम 7 दिन के अंदर इन लोग का सब पढ़ पुड़ा करके रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ लिया. अब हम जिस दिन मेरे पास रिपोर्ट आया वहां से 7 दिन में CCI पढ़ लिया और उन्हीं 7 दिनों के अंदर अब हम पार्टीज को बोलेंगे आप लोग ये जो प्रपोज कॉम्बिनेशन कर रहे हैं ना, इसको पब्लिक को बताइए. और पब्लिक को कैसे बताइए? न्यूज़पेपर में छाप करके. 10 दिन का समय दे रहे हैं, छाप दीजिए. CCI के पास रिप्लाई आ गया ना पार्टीज का और डायरेक्टर जनरल का रिपोर्ट आ गया ना. अब वहां से 7 दिन के अंदर CCI पार्टीज को बोल सकता है पब्लिक को बताओ इसके बारे में, न्यूज़पेपर में छापो. और छापेगा 10 दिन के अंदर पार्टीज. CCI को 7 दिन मिल रहा है बोलने के लिए कि छापो, और तुम छापोगे वहां से 10 दिन के अंदर. सुनना, CCI के पास 7 दिन है बोलने के लिए क्या? छापो. और जिस दिन बोल दिया छापो, वहां से 10 दिन के अंदर न्यूज़पेपर में छापो. अब जिस दिन न्यूज़पेपर में छप गया, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज को ऑब्जेक्शन है इस प्रपोज कॉम्बिनेशन का, 15 डेज का टाइम है. जिस दिन न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ वहां से 15 डेज के अंदर आप लोग अपना ऑब्जेक्शन वगैरह CCI के पास लाइए. अब CCI वो सारा ऑब्जेक्शंस को स्टडी करेगा और CCI को अगर और इंफॉर्मेशन चाहिए तो 15 दिन के अंदर CCI और इंफॉर्मेशन मंगवाएगा पार्टी से. पार्टी वो सारा इंफॉर्मेशन फर्निश करेगा और 15 दिन के अंदर. क्या 15 15 15 15 लगा रखे हैं सर? आराम से शुरू से बोलते हैं. डायरेक्टर जनरल का रिपोर्ट आ गया, शो कॉज नोटिस का जवाब आ गया. अब CCI के पास 7 दिन है ये डिसाइड करने के लिए क्या ये पब्लिक को बताना चाहिए. हाँ बताना चाहिए. CCI के पास 7 दिन है. CCI अगर 7 दिन के अंदर बोल दिया पार्टीज को कि प्लीज इन्फॉर्म पब्लिक बाय पब्लिशिंग इन न्यूज़पेपर, तो पार्टीज विल हैव टू इन्फॉर्म पब्लिक बाय पब्लिशिंग न्यूज़पेपर विद इन 10 डेज. हम बोलेंगे छापो 7 दिन के अंदर, और हम 7 दिन के अंदर बोले छापो और तुम छापोगे 10 दिन के अंदर. जिस दिन छापा, गांव दुनिया ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं 15 दिन के अंदर. CCI को मिलेगा अलग से 15 दिन और इंफॉर्मेशन मंगवाने के लिए पार्टीज से. पार्टीज को और 15 दिन मिलेगा इंफॉर्मेशन फर्निश करने के लिए टू CCI. मक्खन सर दिमाग में बैठा. लास्ट में 15 बार, 15 दिन कितना बार था? 3 बार ना, जोड़ो दो. अब जोड़ो तीनों बार, 45 डेज. जब पार्टीज ने CCI को फाइनल इंफॉर्मेशन दे दिया, वहां से 45 डेज के अंदर CCI केस खत्म करेगा. 45 डेज के अंदर CCI बता देगा फाइनली कि एप्लीकेबल एडवर्स इफेक्ट है कि नहीं है, मतलब कॉम्बिनेशन वैलिड की वॉइड. 45 दिन के अंदर CCI बता देगा. और देखो आफ्टर रिसीविंग द, देखो समझे हो कि नहीं, आफ्टर रिसीविंग द रिप्लाई CCI स्टिल ऑफ सेम ओपिनियन, देन विद इन 7 days CCI can ask parties, जल्दी लिख रहे हैं हाँ, CCI can ask parties to publish details of, अरे 7 दिन के अंदर CCI बोल सकता है पार्टीज को टू पब्लिश डिटेल्स ऑफ प्रपोज कॉम्बिनेशन इन न्यूज़पेपर्स. बिल्कुल बिल्कुल वो 2 न्यूज़पेपर.
parties will publish within 10 working days. The details of the proposed combination. Any party can make objection. कितना दिन के अंदर बोलो? Within 15 days. कहाँ से? From the date of publication. जिस दिन छाप दिया गया न्यूज़पेपर में, वहां से 15 दिन के अंदर parties can make objection. CCI to consider those objections and call additional information from parties. और भी कुछ जानकारी चाहिए रह सकता है ना? कितना दिन के अंदर बताओ? 15 days. Parties to furnish additional information. कितना दिन बताओ? वही 15 days. अब जब फाइनल इंफॉर्मेशन आ गया, CCI to pass order within 45 days कि भाई ये वैलिड करना है कि वॉइड. और जानते हो CCI क्या क्या फैक्टर देखेगा कि कॉम्बिनेशन एप्रीशिएबल एडवर्स इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है कॉम्पिटिशन पर? CCI देखेगा कि इस कॉम्बिनेशन के कारण, CCI देखेगा कि ये कॉम्बिनेशन एप्रीशिएबल है कि नहीं है, तो एप्रीशिएबल एडवर्स इफेक्ट है कि नहीं है. क्या क्या फैक्टर्स देखेगा CCI? ये सारा फैक्टर्स देखेगा कि जो गुड्स इन लोग डील करता है उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है क्या, इंपोर्ट अवेलेबल है क्या. अगर इंपोर्ट अवेलेबल है, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ द गुड उतना नहीं है, तब अलाउ करो ना यार, क्या दिक्कत है. लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, और इन लोग का मार्केट का काउंटर विलिंग पावर, बचाने का शक्ति एकदम कम है, तब CCI ये सब चीज को अलाउ नहीं करेगा. तो सब्स्टिट्यूट देखा जाएगा, काउंटर विलिंग पावर देखा जाएगा, इंपोर्ट देखा जाएगा, गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन देखा जाएगा. ओके, हाँ भाई इसका स्नैप ले लो. समझ जा रहे हैं? डन, बढ़ा रहे हैं. डन, बढ़ा दें. ओके, स्क्रीनशॉट या कुछ भी ले लो ना. साथ में नहीं लिखे हो, अगर साथ में लिख लियो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है. इसका ले लो. आई थिंक डन, बढ़ा रहे हैं. ठीक है, 2 बार ले लो. बढ़ा रहे हैं. ये लास्ट. आई थिंक इट्स डन. तो कॉम्बिनेशन क्या था? वो सेक्शन 5 था. और ये जो अभी मैंने पूरा प्रोसीजर बताया, रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, ये था पूरा का पूरा आपका सेक्शन 6. मक्खन की तरह समझ में आ गया ना? चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं. तो ये रहा कॉम्बिनेशन सेक्शन 5. पूरा का पूरा नोट से चार्ट लेना है. मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन वहीं पर जो मैंने आपको बताया. ठीक है, तो ये पूरा सेक्शन 5 आपको वहां से पूरा चार्ट लेना है. और फिर इसका सेक्शन 6 जो था कि कैसे CCI वगैरह इंक्वायरी करेगा, रेगुलेशन सेक्शन 6 में लिखा हुआ है कि CCI कैसे इंक्वायरी करेगा, उसके लिए सेक्शन 29, 30, 31 फॉलो करना है. तो मैंने सब आपको जो है वहां पर अभी बताया. सेक्शन 6 रेड विथ 29, 30, 31. अच्छा,
एक चीज ये वाला याद रखना कि जो भी अभी थ्रेशोल्ड वाला कॉम्बिनेशन वाला चीज हम लोग पढ़े ना, जिसमें सीसीआई ये सब इन्वेस्टिगेशन करता है, नहीं करेगा, सीसीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा अगर ये सब थ्रेशोल्ड्स क्रॉस हो रहा है एक पीएफआई द्वारा, एफआईआई द्वारा, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटल फंड, बैंक और वेंचर कैपिटल फंड, ठीक है, बिकॉज ऑफ एनी क्लॉज ऑफ लोन एग्रीमेंट और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। मान लो मैं बैंक हूं, मैंने बहुत बड़ा लोन दिया था और वो लोन तुम नहीं चुका सके, तो मेरे को तो तुम्हारा एसेट्स लेना ही पड़ेगा। अब मान लो 2000 करोड़ का है, तो क्या हम लोग क्या कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन खेलेंगे? नहीं। लेकिन 7 दिन के अंदर, यहां से 7 दिन के अंदर एक काम जरूर करना है, सीसीआई को बता जरूर देना है, फॉर्म नंबर 3 जमा। फॉर्म 1 और 2 तो हम लोग बताए ना, कॉम्बिनेशन का था। और यहां पर अगर बैंक, पीएफआई, एफआईआई, वेंचर कैपिटल फंड लोग का अगर ये सब लिमिट अट्रैक्ट हो जा रहा है बिकॉज ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट और कॉवेनेंट ऑफ लोन, तो विद इन 7 days सबमिट फॉर्म 3 टू सीसीआई। कल इन्फॉर्म कर दो बस, और इसका फाइलिंग फीस भी 0 रहता है। ओके, ठीक है, ये वही वाला बात है जो मैंने अभी यहां पर बताया आपको। नोट्स टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है टेलीग्राम चैनल का लिंक, मेक श्योर आप अवेल कर ले। और ऐसे भी आईसीएसआई का मैटर है। अच्छा, फॉर्म 1 2 3 ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। यहां से अब और आपको सीसीआई का जानकारी नहीं जानना है, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा आपको नोट्स जो है वो डिक्टेट कर दिया। अब आ जाइए, ये था सीसीआई। अब अपने बढ़ रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट, अप्रूवल अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये भाई जब मर्जर वगैरह हो रहा है ना, तो मर्जर हो रहा है तो एसेट्स लायबिलिटीज भी ट्रांसफर हो रहा है, तो ये बिल्कुल ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट माना जाता है और सेक्शन 45 अट्रैक्ट होता है, यानी कैपिटल गेन्स। अब देखो, इनकम टैक्स एक्ट 1961 रिकॉग्नाइजेस फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मर्जर्स। अच्छा, सीआरआई में एक और चैप्टर है वेरियस टैक्सेशन एस्पेक्ट्स बोल करके, जो कि ऑलरेडी आप लोग टैक्स में पढ़ रखे हैं, बट कुछ बच्चे बोलते नहीं सर टैक्स को गोली मारिए, आप ही अलग से पढ़ाइए। तो वो भी जो है ना, कमिंग वीक में वो भी आने वाला है। देखो, आज इस चैप्टर का फर्स्ट क्लास है। दिस चैप्टर विल टेक मी 2 क्लासेस, ठीक है, 2 क्लास का रहेगा, लगभग 1 आवर ईच का। छोटा छोटा शॉर्ट ड्यूरेशन में मैं आपको बना करके दे रहा हूँ ताकि आप फटाफट क्लास के साथ याद कर लो। तो 1 आवर ईच का 2 क्लासेस रहेगा, टुडे बीइंग द फर्स्ट क्लास, एंड नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म करेंगे। उसके बाद कौन सा चैप्टर आएगा? वेरियस टैक्सेशन एस्पेक्ट्स वाला, जिसमें क्या क्या इनकम टैक्स का एस्पेक्ट्स है, कैपिटल गेन वगैरह कैसे चार्ज होता है, स्टैम्प ड्यूटीज वगैरह, वो सब अपने पढ़ेंगे। चलिए अभी आइए, तो फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस इनकम टैक्स रिकॉग्नाइज करता है। एक तो मर्जर अमलगमेशन हो गया, डीमर्जर, स्लम सेल, फ्यूचर ग्रुप ने यही तो किया है, स्लम सेल ही तो किया है। और एक हो गया ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। तो मर्जर अमलगमेशन, डीमर्जर, स्लम सेल एंड शेयर ट्रांसफर। मर्जर का अलग से कोई डेफिनेशन नहीं है, अमलगमेशन में ही शामिल है। इट हैज बीन कवर्ड अंडर अमलगमेशन, और अमलगमेशन डिफाइंड है। ये देखो, मीनिंग ऑफ अमलगमेशन सेक्शन 2 1B। आइए अमलगमेशन का डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो होता क्या है, आपको इनकम टैक्स अथॉरिटी से पहले नो ऑब्जेक्शन लेना पड़ेगा बिफोर फाइलिंग द स्कीम ऑफ कॉपी ऑफ द स्कीम टू एनसीएलटी। एवरी स्कीम इन्वॉल्विंग रिस्ट्रक्चरिंग, ये सब रिस्ट्रक्चरिंग है, मर्जर, अमलगमेशन, डीमर्जर, स्लम सेल, ये सब रिस्ट्रक्चरिंग है, is required to be submitted to your assessing officer, जो तुम्हारा assessing officer है, जिसके jurisdiction में आपका कंपनी है, एओ को सबमिट करना पड़ेगा, उससे आपको नो ऑब्जेक्शन लेना पड़ेगा बिफोर सबमिटिंग द स्कीम टू एनसीएलटी। ओके, अब अमलगमेशन का डेफिनेशन देखो क्या है इनकम टैक्स में। मींस मर्जर of one or more company with another company, merger of one or more company with another company, merger of one or more company with another company, या फिर merger of two or more companies to form one company। अच्छा बोलेगा क्या हो रहा है, सेम ही चीज है। देखो दोनों में क्या फर्क है।
मर्जर ऑफ वन और मोर कंपनी विथ अनदर कंपनी का मतलब क्या है? इसका ये मतलब है, एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है बी लिमिटेड। ए लिमिटेड जो है ना, बी लिमिटेड के अंदर समा जाएगा, बी लिमिटेड और बलवान हो जाएगा, एब्जॉर्ब कर लेगा बी लिमिटेड इसको, ए को। तो ये विथ अनदर कंपनी हो गया, यहां कोई नया कंपनी फॉर्म नहीं होगा। या फिर और एक कंपनी है सी लिमिटेड, ए लिमिटेड सी लिमिटेड दोनों ही बी लिमिटेड के अंदर चला गया। तो समझो मर्जर ऑफ वन यानी ए लिमिटेड और मोर यानी ए और सी विथ अनदर कंपनी कौन, बी लिमिटेड। बी लिमिटेड जो है वो और बलवान हो जाएगा, यानी ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है। क्लियर है सर? इस लाइन का मतलब क्या है, मर्जर ऑफ टू और मोर कंपनीज टू फॉर्म वन कंपनी। मान लो दो कंपनी है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड, ए और बी दोनों मिलकर के सी लिमिटेड पैदा कर देगा। समझ में आ गया? अच्छा, जो कंपनीज मर्ज हो रहे हैं वो होता है अमलगमेटिंग कंपनीज, और जो नया कंपनी है वो होता है अमलगमेटेड कंपनी। यानी अगर ए और बी मर्ज होकर के सी बन रहा है, तो ये दोनों हो गया अमलगमेटिंग कंपनी, और सी वाला हो गया अमलगमेटेड कंपनी। द कंपनीज विथ सो मर्ज being referred as amalgamating companies, or the companies and the company with which they merge, या फिर which is formed with which they merge, यहां पर बी लिमिटेड था, या फिर which is formed सी लिमिटेड, ये क्या हो जाएगा, अमलगमेटेड कंपनी। ओके सर। अच्छा, कंडीशंस क्या है, सारा का सारा प्रॉपर्टीज अमलगमेटिंग कंपनीज का अमलगमेटेड कंपनी को चला जाएगा, लायबिलिटी भी अमलगमेटिंग कंपनी का अमलगमेटेड कंपनी को चला जाएगा। ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ अमलगमेटिंग कंपनीज immediately before amalgamation becomes the property of amalgamated company. All the liabilities of amalgamating companies just before the date of amalgamation becomes the liabilities of amalgamated company. कम से कम 3/4 जिनके पास शेयर था उन्होंने अप्रूवल भी दिया। शेयर होल्डर्स होल्डिंग एटलीस्ट 3/4 इन वैल्यू, मतलब पेड अप शेयर्स। तो शेयर होल्डर्स होल्डिंग 3/4 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इन अमलगमेटिंग कंपनीज बिकम शेयर होल्डर ऑफ अमलगमेटेड कंपनी। मतलब अमलगमेटेड कंपनी जो नया कंपनी है क्या इशू कर रहा है, शेयर। तभी तो अमलगमेटिंग कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं होल्डिंग 3/4 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल विल बिकम द शेयर होल्डर्स ऑफ अमलगमेटेड कंपनी। सर इस लाइन का मतलब क्या, अदर देन शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड। समझो, अमलगमेटिंग कंपनी ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड अमलगमेटेड कंपनी है, अमलगमेटिंग कंपनी अमलगमेटेड कंपनी। ए लिमिटेड का टोटल 1 लाख शेयर्स फुली पेड अप है, ए लिमिटेड का टोटल 1 लाख शेयर्स फुली पेड अप। लेकिन राज का बात पता है क्या है, ये जो 1 लाख शेयर है ना, इसके अंदर 1 लाख जो शेयर है ना, इसके अंदर 10,000 शेयर ऐसा है जो बी लिमिटेड होल्ड कर रहा है। तो जब आप 3/4 देखिएगा ना, 1 लाख का नहीं देखिएगा, 90,000 का देखिएगा। other than the shares already held, other than the shares already held by nominee of amalgamated company or its subsidiary। तो amalgamated company या through its nominee और subsidiary, ये जो 10,000 शेयर है इसको हटा करके देखिए। तो ए लिमिटेड का जो 1 लाख शेयर है उसके अंदर 10,000 शेयर बी लिमिटेड या उसका नॉमिनी या सब्सिडरी के पास है। तो जो 3/4 आप देखिएगा अदर देन दोस 10,000 शेयर, यानी 3/4 ऑफ 90,000 आपको। सर बहुत गहराई, बताओ ना डेफिनेशन, बताओ ना इनकम टैक्स एक्ट में, कैपिटल गेन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी देखिए। बताओ मर्जर का मतलब क्या होगा। मींस, अमलगमेशन मींस मर्जर ऑफ वन और मोर कंपनी, मर्जर ऑफ वन और मोर कंपनी विथ अनदर कंपनी, या फिर और मर्जर ऑफ टू और मोर कंपनीज टू फॉर्म वन कंपनी। द कंपनी और कंपनीज विच आर getting merged will be referred as amalgamating companies, and the new company or the company in which it is merged will be referred as amalgamated company, in which all the properties of amalgamating companies just before the date of amalgamation
will become the properties of amalgamated company by virtue of amalgamation. All the liabilities of amalgamating companies just before the date of amalgamation will become the liabilities of amalgamated company by virtue of amalgamation. Shareholders holding at least 3/4 of the shares by value other than the shares which are already held by amalgamated company or its nominee or subsidiary will become the shareholders of amalgamated company. Okay. बस यहीं तक. फिर सेक्शन 45 मैंने आपको बता दिया था कैपिटल गेन लगाता है. सेक्शन 45 कैपिटल गेन किस पर लगाता है? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट. और ट्रांसफर शब्द क्या है? देखो, इफ अ मर्जर और एनी काइंड ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग जैसे डीमर्जर results in transfer of capital assets, results in transfer of capital asset for a resident, या फिर कैपिटल एसेट विच इज सिचुएटेड इन इंडिया फॉर अ नॉन रेसिडेंट. कैपिटल एसेट वर्ल्ड में कहीं का भी हो अगर रेसिडेंट का तो, या फिर नॉन रेसिडेंट है बट कैपिटल एसेट इंडिया में. समझ में आ गया? रेसिडेंट का कैपिटल एसेट तो वर्ल्ड वाइड और नॉन रेसिडेंट का कैपिटल एसेट ऑफ इंडिया, तब वो टैक्सेबल माना जाएगा. लेकिन सेक्शन 47 में कुछ कुछ एग्जम्पशंस है सेक्शन 45 से बचने का, कैपिटल गेन से बचने का. वो अपने लेसन 8 जो हमने बताया ना टैक्सेशन वाला जो चैप्टर है वो अलग से आएगा, उसमें पढ़ेंगे. तो ये था पूरा इनकम टैक्स वाला बात. इसमें हम लोग खाली क्या सीखे? डेफिनेशन सीखे अमलगमेशन का. आइए आगे बढ़ते हैं. आ जाइए. अप्रूवल फ्रॉम सेबी ऑब्लिक स्टॉक एक्सचेंज. बस बस बेटा 20 मिनट और 20 मिनट में ये अप्रूवल फ्रॉम सेबी ऑब्लिक स्टॉक एक्सचेंज खत्म करेंगे. फिर इसको अपने कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. अप्रूवल फ्रॉम सेबी और स्टॉक एक्सचेंज में समझ जाओ कहां लिखा हुआ रहेगा ये सब बात. सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015. अब देखा जाए तो सेबी एलओडीआर का तो लाइन बाय लाइन रेगुलेशन बताया गया है. अलग से 6 क्लास एलओडीआर पढ़ा करके. रेगुलेशन 11, 37 एंड 94. फिर भी एक बार वापस से पढ़ लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा क्या. कहीं मत जाओ. देखो रेगुलेशन 11 क्या बोलता है? रेगुलेशन 11 जो है वो यही बोलता है कि जब लिस्टेड एंटिटी कोई भी स्कीम बनाएगा ना, ऐसा रीस्ट्रक्चरिंग का, मर्जर, डीमर्जर, अमलगमेशन का, सिक्योरिटी लॉ का कोई प्रोविजन का वायलेशन नहीं होना चाहिए. आई रिपीट, नो स्कीम ऑफ अमलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर शुड वायलेट एनी ऑफ द लॉज ऑफ सिक्योरिटी लॉ. प्रोविजंस ऑफ सिक्योरिटी लॉ वायलेट नहीं होना चाहिए. देखो रेगुलेशन 11 बोलता है कि जो स्कीम है ना, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट जो आप बना रहे हो, listed entity shall ensure that any scheme of arrangement, amalgamation, merger, reconstruction, reduction of capital to be presented to court tribunal does not in any way violate, override or limit the provisions of security law or requirements of stock exchange. मक्खन एकदम. तो रेगुलेशन 11 दिमाग में बैठ चुका है कि जो भी आप स्कीम बनाओगे अरेंजमेंट का, listed entity shall ensure that whatever scheme of arrangement, merger, amalgamation, demerger, takeover, whatever it has been made, it should not violate the provisions of security law or stock exchange. हाँ, ये रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं रहेगा यूनिट्स इशूड बाय म्यूचुअल फंड जो ऑलरेडी लिस्टेड है आरएससी. यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड के ऊपर एप्लीकेबल नहीं रहेगा. रेगुलेशन 37 का अगर हम लोग बात करें, ड्राफ्ट स्कीम. ये जो ड्राफ्ट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है ना, ये आप एनसीएलटी को प्रेजेंट नहीं कर सकते हो. यू कैन नॉट प्रेजेंट इट टू एनसीएलटी जब तक आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं आ जाता फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंजेस. ये देखो लिस्टेड एंटिटी, जो लिस्टेड एंटिटी है, लिस्टेड एंटिटी डिजायरस ऑफ अंडरटेकिंग अ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, लिस्टेड एंटिटी जो अपना स्कीम ऑफ अरेंजमेंट जो है उसको अप्रूव करवाना चाहता है, वो क्या करेगा? ड्राफ्ट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट जो है ना, ड्राफ्ट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट जो आप एनसीएलटी के पास जमा करना चाहते हैं, रुक जाओ अभी,
draft scheme of arrangement proposed to be filed before tribunal under section 232 to 34, section 66 reduction of companies act 2013, आप क्या करिएगा, जो ड्राफ्ट स्कीम है ना, जो आप जमा करने का सोच रहे हैं ट्रिब्यूनल के पास, आप पहले स्टॉक एक्सचेंज को जमा करिएगा अलोंग विथ नॉन रिफंडेबल फीस, जो फीस मेंशन्ड है विथ स्टॉक एक्सचेंज, ताकि उनका एक ऑब्जर्वेशन लेटर आ जाए या फिर नो ऑब्जेक्शन लेटर आ जाए, कुछ भी, बिफोर फाइलिंग सच स्कीम विद द कोर्ट और ट्रिब्यूनल। मक्खन, रेगुलेशन 37 क्या बोला? ड्राफ्ट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट which is being proposed to be submitted to tribunal, first of all it shall be given to the stock exchanges along with the specified fees, so that the listed entity can obtain no objection letter or observation letter. आप नहीं जमा कर सकते ये स्कीम ऑफ अरेंजमेंट अंडर सेक्शन 230 से 234 एंड सेक्शन 66 जब तक आपको वो ऑब्जर्वेशन लेटर या नो ऑब्जेक्शन लेटर ना मिल जाए स्टॉक एक्सचेंजेस से। और जैसे मिल जाएगा ये नो ऑब्जेक्शन लेटर और ये सब, जैसे ही आपको मिल जाएगा, देन इन दैट केस आप ट्रिब्यूनल को भी ये सब स्कीम के साथ जमा करिएगा, नो ऑब्जेक्शन लेटर। लिस्टेड एंटिटी शैल प्लेस ऑब्जर्वेशन लेटर, नो ऑब्जेक्शन लेटर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बिफोर द ट्रिब्यूनल एट द टाइम ऑफ सीकिंग अप्रूवल ऑफ स्कीम। तो जब आप स्कीम का अप्रूवल मांगने जा रहे हो, ये नो ऑब्जेक्शन लेटर भी आपको साथ में अटैच करना होगा। और हाँ, ये जो नो ऑब्जेक्शन लेटर आपको मिल गया ना स्टॉक एक्सचेंजेस से, उसका वैलिडिटी केवल 6 महीना है, तो उसी 6 महीना के अंदर आपको ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर देना है। ऐसा नहीं हो कि आप नो ऑब्जेक्शन लेकर के बैठ गए और फिर अगले साल आप ट्रिब्यूनल के पास जा रहे हो 1 साल बाद ना, 6 महीना। वैलिडिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन लेटर, नो ऑब्जेक्शन लेटर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज शैल बी 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। और उसी 6 महीना में आपको ड्राफ्ट स्कीम जमा कर देना है ट्रिब्यूनल को। एंड लिस्टेड एंटिटी जो है सेबी द्वारा नोटिफाइड अन्य प्रोविजंस को भी फॉलो करेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। कंप्लायंस विद अदर रिक्वायरमेंट, लिस्टेड एंटिटी शैल इंश्योर कंप्लायंस विद अदर रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब्ड बाय बोर्ड। ये अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं, बोर्ड मतलब सेबी यहां पर। ठीक है, फिर सैंक्शन हो गया ट्रिब्यूनल द्वारा। जब ट्रिब्यूनल ने तुम्हारा स्कीम सैंक्शन कर दिया, लिस्टेड एंटिटी शैल सबमिट डॉक्यूमेंट टू स्टॉक एक्सचेंज। सारा का सारा डॉक्यूमेंट आपको, भाई ट्रिब्यूनल ने सैंक्शन कर दिया तो स्टॉक एक्सचेंज को भी तो बताओ। बता देंगे सर। ओके, हाँ, ये सब कुछ रेगुलेशन अप्लाई नहीं होगा अगर होल्ली ऑन सब्सिडरी का मर्जर हो रहा है। उसका काम तो आसान है ना, मैं होल्डिंग कंपनी, मेरा होल्ली ऑन सब्सिडरी, हम ऐसे भी एक है। अब खाली हम लोग फॉर्मेलिटी करके एक हो रहे हैं, भाई 100% शेयर मेरे पास ही है, मैं उसको अपने साथ मर्ज कर रहा हूँ, तो ये रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। खाली आपको ड्राफ्ट स्कीम स्टॉक एक्सचेंज को जमा कर देना है, नो ऑब्जेक्शन लेटर वगैरह कुछ नहीं चाहिए, खाली ड्राफ्ट स्कीम स्टॉक एक्सचेंज को डिस्क्लोजर के रूप में जमा कर देना। ओके, और ये रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं होगा आईबीसी का रिस्ट्रक्चरिंग के तहत भी। ठीक है भाई, आईबीसी में अगर एनसीएलटी बोल रहे ये सब करने, तब क्या स्टॉक एक्सचेंज को ऑब्जर्वेशन लोगे? ओके, तो बहुत अच्छे से मैंने ये बहुत रेगुलेशन 37 ट्रिकी था, आपको मक्खन की तरह समझा दिया। फिर से एक बार बता दो, रेगुलेशन 11 क्या बोल रहा है? बताओ ना, रेगुलेशन 11 क्या बोल रहा है? कि जो भी स्कीम बनाओगे इट शुड नॉट वायलेट द प्रोविजंस ऑफ सिक्योरिटी लॉ और स्टॉक एक्सचेंज। रेगुलेशन 37 क्या बोल रहा है? आप स्कीम जमा नहीं कर सकते हो ट्रिब्यूनल को जब तक आप ये ड्राफ्ट स्कीम अलोंग विद नॉन रिफंडेबल फीस स्टॉक एक्सचेंज को ना जमा करो, और जब तक उनका आपको नो ऑब्जेक्शन लेटर या ऑब्जर्वेशन लेटर ना आ जाए। और जब आ जाएगा उनका नो ऑब्जेक्शन लेटर, ऑब्जर्वेशन लेटर, तो ये भी आपको ट्रिब्यूनल को जमा करना पड़ेगा ड्राफ्ट स्कीम के साथ। और याद रखना कितना महीना में जमा करना है, 6 महीना, क्योंकि इसका वैलिडिटी नो ऑब्जेक्शन वाला का 6 महीना ही है। अब जब ट्रिब्यूनल से आपका स्कीम अप्रूव हो जाए, तो भी सारा डॉक्यूमेंट्स आपको स्टॉक एक्सचेंजेस को जमा करना है। सेबी का टाइम टू टाइम आपको बातों का कंप्लायंस करते रहना है। हाँ, ये रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं होगा अगर होल्ली ओन सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी का मर्जर हो रहा है या फिर आईबीसी के तहत हो रहा है। ओके, अब रेगुलेशन 94 क्या बोलता है, देखो कि स्टॉक एक्सचेंज अब क्या करेगा। ये सब स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर है रेगुलेशन 94, कि जो स्टॉक एक्सचेंज को हमने ड्राफ्ट स्कीम जमा किया, वो स्टॉक एक्सचेंज सेबी को फॉरवर्ड करेगा। हमारा काम है स्टॉक एक्सचेंज को
ड्राफ्ट स्कीम जमा करना, वो स्टॉक एक्सचेंज सेबी को फॉरवर्ड करेगा हमारा ड्राफ्ट, और स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, सेबी को सबमिट करेगा अपना ऑब्जेक्शन लेटर या नो ऑब्जेक्शन लेटर। अरे भाई जो भी है, ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन है तो नो ऑब्जेक्शन। ओके, तो हमने ड्राफ्ट स्कीम किसको जमा किया, स्टॉक एक्सचेंज फॉरवर्ड किया सेबी, और स्टॉक एक्सचेंज अपना ऑब्जेक्शन नो ऑब्जेक्शन सभी को बताएगा ऑन द ड्राफ्ट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, और ये भी बताएगा कि ड्राफ्ट स्कीम जो अरेंजमेंट का बनाया गया है वो सिक्योरिटी लॉ को कंप्लाई करता है ना। अच्छा, कितना दिन के अंदर बताएगा ये स्टॉक एक्सचेंज सेबी को, ये ऑब्जेक्शन नो ऑब्जेक्शन अपना ऑब्जर्वेशन 30 डेज के अंदर बताएगा, विद इन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ ड्राफ्ट, या फिर विद इन 7 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ सैटिस्फैक्टरी रिप्लाई ऑन क्लैरिफिकेशन। कई बार क्या होता है ना, स्टॉक एक्सचेंज कुछ जानकारी मांगता है लिस्टेड एंटिटी से, तो वो जो जानकारी आ गया वहां से 7 दिन, जिस दिन ड्राफ्ट की मिला था स्टॉक एक्सचेंज को, जिस दिन ड्राफ्ट की मिला था स्टॉक एक्सचेंज को, वहां से 30 डेज के अंदर या तो सभी को बता दे अपना ऑब्जेक्शन नो ऑब्जेक्शन, या फिर कुछ और जानकारी चाहिए था लिस्टेड एंटिटी को जानकारी लिया, वहां से 7 दिन के अंदर सभी को बता दे। ओके, अब स्टॉक एक्सचेंज अपना ऑब्जर्वेशन लेटर नो ऑब्जेक्शन लेटर सेबी को जब बताया, तो सेबी का भी तो हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशन लेंगे। जिस दिन सेबी का ऑब्जर्वेशन आ गया स्टॉक एक्सचेंज के पास, वहां से 7 दिन के अंदर ऑब्जर्वेशन लेटर या नो ऑब्जेक्शन लेटर स्टॉक एक्सचेंज देगा, आराम से आराम से पढ़ो। स्टॉक एक्सचेंज शैल इशू ऑब्जर्वेशन लेटर या फिर नो ऑब्जेक्शन लेटर टू द लिस्टेड एंटिटी विद इन 7 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ कमेंट्स फ्रॉम द बोर्ड। मक्खन एकदम। और वो उसका वैलिडिटी कितना रहेगा, वो तो पढ़ चुके हैं, 6 महीना रहेगा, और ये सब ट्राइब्यूनल को जमा करना पड़ेगा, पढ़ चुके हैं। और जब स्कीम सैंक्शन हो जाएगा तो स्टॉक एक्सचेंज जो है सेबी को भी ये सब बात बता देगा कि भाई स्कीम वगैरह सैंक्शन हो गया। अब एक बार फिर से डेट्स में एक बार, बस 2 मिनट मेरे को। लिस्टेड एंटिटी स्कीम सबसे पहले किसको जमा किया, स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो स्कीम फॉरवर्ड करेगा सेबी को, और स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, अपना कमेंट देगा भाई कि ऑब्जेक्शन नो ऑब्जेक्शन जो भी है, वो सेबी को अपना ऑब्जेक्शन नो ऑब्जेक्शन देगा। स्टॉक एक्सचेंज सेबी को ऑब्जेक्शन नो ऑब्जेक्शन देगा, कितना दिन के अंदर, स्कीम मिला वहां से 30 डेज, या फिर फर्दर रिप्लाई मिला पार्टी से वहां से 7 दिन के अंदर। अब सेबी अपना ऑब्जर्वेशन दिया स्टॉक एक्सचेंज को, फाइनली जब सेबी का ऑब्जर्वेशन आ गया स्टॉक एक्सचेंज के पास, फिर जाकर के वहां से 7 दिन के अंदर, जब सेबी का ऑब्जर्वेशन आ गया स्टॉक एक्सचेंज के पास, वहां से 7 दिन के अंदर स्टॉक एक्सचेंज ऑब्जेक्शन ऑब्जर्वेशन लेटर या फिर नो ऑब्जेक्शन लेटर पार्टी को दे देगा। अब दिमाग में बैठ गया, और उसका वैलिडिटी 6 महीना रहेगा, ट्राइब्यूनल के पास भी जाएगा, और जब स्कीम अप्रूव हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज सेबी को भी ये बात बताएगा। ठीक है, अब यहां से जो पोर्शन है आरबीआई वाला, ये अपने नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको यहां तक पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो दिमाग में बैठ गया हो दोस्तों। इसी प्रकार मेरे साथ जुड़े रहिए, आप सीएस बन करके रहेंगे, ये मेरा गारंटी है। बट पॉजिटिव रहना जरूरी है, सो स्टे पॉजिटिव, ऑल विल बी वेल। चलो बाय 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 बाय।